Good morning, students. We are doing our chapter financial statement analysis. Analysis means we have to diagnose all the financial statement and provide the results according to it and interpret the financial statement for the future. So today we will do tools of financial statement analysis. Before doing the tools of financial statement analysis, हमें सबसे पहले हम करेंगे types of financial statement analysis. Types of financial statement analysis. Write down in your notebooks. There are 4 types of financial statement analysis. First is on the basis of material use. On the basis of material used. On the basis of material used, but it is 2 types of analysis. That is internal analysis, and next is external analysis. Internal analysis and external analysis. Internal analysis जो होता है, जो means within the organization, और ये analysis कौन करता है? हमारी कंपनी के अंदर हमारी मैनेजमेंट सारे आपकी परफॉर्मेंस को होती है उसके बेस पे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनालिसिस. एक्सटर्नल एनालिसिस जो आउटसाइड पार्टीज करती हैं. कौन करती हैं? आउटसाइड पार्टीज. लाइक कौन कौन से होते हैं आउटसाइडर्स हमारे? लाइक क्रेडिटर हैं हमारे, इन्वेस्टर्स हैं हमारे, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, हमारे बैंकर्स हैं. अब ये कंपनी के अंदर तो नहीं ना है, गवर्नमेंट है, ये कंपनी के अंदर तो काम नहीं कर रहे. अब ये कंपनी जब लास्ट में एनुअल रिपोर्ट निकालती है, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालती है, बैलेंस शीट निकालती है, उसको ये स्टडी करते हैं और उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं कि बैंक डिसीजन लेता है कि हमें इनको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. इन्वेस्टर कहते हैं हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. शेयर होल्डर देखते हैं कि इनको डिविडेंड टाइम पे मिल रहा है, सो हमें कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं. क्रेडिटर देखते हैं कि हमें इनको उधार सामान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. ठीक है. ये मटेरियल यूज दो एनालिसिस है. इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करती है, एक्सटर्नल जो हमारी आउटसाइड पार्टीज करती है. क्लियर है बेटा? पहला एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो ये 2 तरह का एनालिसिस है. एक है शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, और एक है लॉन्ग टर्म एनालिसिस. एक है शॉर्ट टर्म एनालिसिस और एक है हमारा लॉन्ग टर्म एनालिसिस. शॉर्ट टर्म होता है कि जो बेटा कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की पोजीशन को देखता है. मींस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन. क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, पूरा कर सके. शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है रिलेटेड टू मनी. छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी की डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे क्या कंपनी के पास हैं, वो करते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस. शॉर्ट टर्म में वो किसका एनालिसिस करते हैं? कंपनी की करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का. ठीक है. लॉन्ग टर्म एनालिसिस. लॉन्ग टर्म एनालिसिस में वो कंपनी की स्टेबिलिटी एंड अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं. क्या देखते हैं?
स्टेबिलिटी और कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी। क्या कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने शेयर्स हैं, इतना पैसा है, इतनी एसेट्स है कि वो लॉन्ग टर्म तक टिके रह सकती है और कंपनी की लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो सकती है या नहीं है? ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस पे करते हैं, जिसमें वो लॉन्ग टर्म पोजीशन, उसकी कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स को देखते हैं। ओके बेटा, ये हो गया मटेरियल यूज, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स इन्वॉल्व। 4 है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स इन्वॉल्व। ये 2 तरह का है। एक है बेटा हमारा इंटर फर्म एनालिसिस, इंटर फर्म, और नेक्स्ट है हमारा बेटा इंट्रा फर्म एनालिसिस। एक है इंटर फर्म एनालिसिस और एक कौन सा है? इंट्रा फर्म एनालिसिस। इंटर फर्म कहता है हमें एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ एनालिसिस करो। अनदर, एक दो फर्म जो है दोनों सेम में डीलिंग करनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू फुटवेयर, बाटा एंड लिबर्टी। तो फुटवेयर की कंपनी है, हम दो कंपनी का अगर एनालिसिस करते हैं कि प्रॉफिट शो हो रहे हैं, एक डाउन आ रही है, एक अप आ रही है, रीजन है इसका, तो इनको हम बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है। एक होता है बेटा इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म होता है एक ही फर्म का, फर्म एक ही बट विद डिफरेंट ईयर्स के साथ कंपैरिजन। एक फर्म का किसके साथ कंपैरिजन करते हैं? डिफरेंट ईयर के साथ। लाइक 2020 का कंपैरिजन किया उन्होंने 19 के साथ, 18 के साथ, 17 के साथ, पिछले सालों के साथ कंपैरिजन किया, तो ये कौन सा कंपैरिजन हो गया? इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंट्रा फर्म एनालिसिस। क्लियर हो रही? ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल्स। ये 2 तरह का है। एक है हॉरिजॉन्टल, इसको हम डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल, इसको हम डायनामिक भी कहते हैं। इसमें दोनों होते हैं, या एक फर्म दूसरी फर्म के साथ कंपेयर होता है, या डिफरेंट ईयर्स के साथ कंपेयर होता है, या एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ, या एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ कंपेयर होता है। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसको हम डायनामिक बोलते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा वर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक, मींस फिक्स्ड एनालिसिस, जो कि जल्दी चेंज नहीं होता। इसमें एक ही फर्म का और एक ही ईयर का एनालिसिस करते हैं। जैसे हम 2020 का एनालिसिस कर रहे हैं बाटा फर्म का, तो फर्म भी एक, ईयर भी एक, होता है वर्टिकल। जिसमें फर्म ज्यादा हो या ईयर ज्यादा हो तो वो होता है हॉरिजॉन्टल। इज इट ओके? ये हो गया। नेक्स्ट राइट डाउन tools of financial statement. Next है बेटा tools of financial statement analysis. There are 4 tools of financial statement analysis. Write down. One is comparative, financial statement analysis. कंपैरेटिव आगे एनालिसिस 2 में होता है। एक होता है बैलेंस शीट का एनालिसिस, एक होता है बेटा इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये 2 में होता है। एक होता है बैलेंस शीट का, एक हम करते हैं इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट है कॉमन साइज एनालिसिस, ये भी 2 में होता है बेटा। एक होता है बैलेंस शीट एनालिसिस,
और एक होता है इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है बेटा। थर्ड वन इज अवर trend analysis, and fourth one is our accounting ratio analysis। ठीक है बेटा। देखो, there are four types of analysis: comparative financial statement, common size statement, trend and accounting ratio। जो को हम बेटा इस चैप्टर में करेंगे वो हम करेंगे कंपैरेटिव, कॉमन साइंस एंड ट्रेंड, एंड रेशियो इज अवर नेक्स्ट चैप्टर, वो हम बाद में करेंगे। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव नाम से क्लियर है, मींस कंपेयर। क्या मीनिंग है कंपैरेटिव? मींस कंपेयर। आपको कंपेयर करना है। कंपेयर आपका एक साल का दूसरे साल के साथ भी होता है, एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ भी कंपेयर हो सकता है। तो आपको कंपेयर करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, चाहे एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ हो, चाहे एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ हो। कंपैरिजन करके आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स को प्रोवाइड करना है। आपको कंपैरिजन बैलेंस शीट का भी करना है और आपको कंपैरिजन इनकम एंड स्टेटमेंट एनालिसिस भी करना है। ठीक है, किसका करना है आपको? बैलेंस शीट का, और किसका करना है आपको? इनकम स्टेटमेंट का। कॉमन साइज, कॉमन साइज कहता है हम एक कॉमन ले लेते हैं चीज, एक चीज को कॉमन लेके उसके साथ हम कंपेयर करते हैं और अपने रिजल्ट्स निकालते हैं। कॉमन मतलब एक बेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक बेस ले लेते हैं। उस चीज को बेस लेकर हमने अपने रिजल्ट्स को एनालिसिस करना है। ये मैं आपको करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी दो तरह का है, एक है बैलेंस शीट एनालिसिस का करना है और एक करना है इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड हमें कहता है कि हमें ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, हमने लास्ट ईयर के साथ उसको कंपेयर करना है या बेस ईयर के साथ अगर हमें दिया हो। ट्रेंड देखना है कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर कितना है, उससे नेक्स्ट ईयर कितना है, ऐसे हमने अपना ट्रेंड निकालना है। ठीक है, ट्रेंड हम पिछले सालों से नेक्स्ट ईयर तक का हमने ट्रेंड देखना होता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कॉमन एक चीज को बेस निकाल कर करना है। कंपैरेटिव कंपेयर करना है, चाहे एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ, चाहे एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये स्टार्ट करते हैं आज। अब इसको करने से पहले बेटा सबसे पहले आपको फॉर्मेट आने चाहिए। कंपैरेटिव फॉर्मेट बैलेंस शीट का भी और फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का भी। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है बट इनकम स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट नहीं आता। सो आज आप लिखो फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। काइंडली राइट डाउन फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, बट कंपनीज के अकॉर्डिंग हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ही बनाना है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको नहीं लिखना। सो लिखो एज पर शेड्यूल थर्ड, उसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बनाओ पर्टिकुलर्स, ऊपर ईयर एंडेड लिख लेना। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट।
हो गया बच्चे? जैसे बेटा मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करवाया था, वैसे मैं आपको इसका भी कराती हूँ, ठीक है? ध्यान से करना। ओके, देखो आर ओ, क्या लर्न करना है आपको? आर ओ वाटर होता है ना, उससे बनाया मैं आर ओ, आर ओ। नेक्स्ट लिखना है सीसीडी ईएफपीओ, सीसीडी ईएफपीओ, आर ओ सीसीडी ईएफपीओ। क्या हुआ? आर ओ सीसीडी ईएफपीओ, आर ओ सीसीडी ईएफपीओ। आई होप सबको लर्न हो गया हो। आर ओ सीसीडी ईएफपीओ, आर ओ सीसीडी ईएफपीओ, आर ओ सीसीडी ईएफपीओ। अब मैं आपको लिखती हूँ, देखो आर, बेटा हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमारी इनकम्स होती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो आर ओ, आर ओ टोटल, आर ओ टोटल। नेक्स्ट सी सी डी ई एफ पी ओ, ओके? नेक्स्ट टोटल, ये टोटल रेवेन्यूज का, ये टोटल एक्सपेंसेस का। आर ओ सीसीडी ईएफपीओ, ये रेवेन्यूज का टोटल, ये एक्सपेंसेस का टोटल। हो गया बेटा इतना? आर, व्हाट इज द आर? आर मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, नेट सेल्स। बट इसमें हम क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आर मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम सेल बोलते हैं। ओ मींस other revenues like other incomes, interest received, dividend received, commission received, discount received, rent received, ये सब हमारा कहाँ आ जाएगा? other revenues। R हो गया, R means revenue from operations, O means other revenues। हमने लिख दिया total revenues। हो गया हमारा revenue side। next CCD, C means cost of material consumed, cost of material consumed। next C means changes in inventory, cost of material consumed। C means changes in inventory, D means depreciation, E means employee benefit expenses, employee benefit expenses। F means finance cost, P means purchase of raw material, O means other expenses। ओके बेटा, देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आपको गिवन ही होता है, कुछ निकालना नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन, चेंजेस इन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में चेंज मींस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये निकल आता है आपके पास। डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मींस एम्प्लॉयज की सारी चीजें, एम्प्लॉयज की सैलरी, एम्प्लॉयज की वेजेस, एम्प्लॉयज की प्रोविजन, एम्प्लॉयज का सब कुछ, ठीक है? ये इसमें आ जाता है। फाइनेंस कॉस्ट, लाइक आपने बैंक से लोन लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया आपने, ये सब हमारा किसमें आ जाता है? फाइनेंस कॉस्ट में। नेक्स्ट है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपने कुछ खरीदा है तो परचेजेस में। अदर एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, ये सब अदर में आ जाते हैं।
इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको 90% गिवन ही होता है। ओके बेटा, आपको किस फॉर्मेट लर्न करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस में क्या है, सीसीडी, ईएफपीओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंजेस इन इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस एंड टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर है बच्चे? इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2। उसके बाद निकालो आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, 1 माइनस 2। जब हम अपने रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से, इसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ओके, फर्स्ट माइनस 2, इनकम स्टेटमेंट मतलब हम निकालने तो प्रॉफिट्स ही है, तो बस प्रॉफिट्स इस वे से निकालते हैं। जब हम फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? अब बिफोर टैक्स में से हम माइनस क्या करना है, टैक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट में जो हमने निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, देख लो सारा फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का, आरओ, सीसीडी, ईएफपीओ, फिर 1 माइनस 2, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस टैक्स, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So that's all today. Still, if you have any problem, then you can ask. Thank you.